हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर। तो स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने आगे भविष्य में क्या बहुत कुछ हासिल कर सकें। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, युग्मक जनन। क्या है युग्मक जनन? इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया था अपना क्या मादा जनन तंत्र, और उसके पहले कंप्लीट किया था कि पुरुष जनन तंत्र। तो आज हम कंप्लीट करेंगे अपना क्या युग्मक जनन। तो युग्मक जनन जैसे आपको बताया था क्या अपना पौधों में होता है। कहाँ होता है? पौधों में। इसी तरीके से क्या होता है अपना मनुष्यों में भी क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो जो युग्मक का निर्माण होता है, पुरुष में युग्मक का निर्माण अलग होता है और मादा में युग्मक का निर्माण क्या होता है, अलग होता है। पुरुष में जो युग्मक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। और जो मादा में जो युग्मक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। इतना अपना तैयार है? तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो अपना क्या होता है, शुक्राणु होता है और क्या होता है, अंडाणु होता है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले क्या है, जो हमने प्रीवियस ये अपने जो वीडियो लेक्चर है उसमें क्या कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो उसके जो क्या है इसके आंसर हमें क्या इस वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन, उसमें क्या गर्भाशय का आकार कैसा है, या गर्भाशय का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो जो गर्भाशय का जो आकार होता है, गर्भाशय का आकार हमने आपको बताया था, गर्भाशय का आकार कैसा होता है, यूट्रस। यूट्रस का जो शेप था वो कैसा था, पियर शेप या नाशपाती के आकार का। कैसा था? नाशपाती के आकार का। नाशपाती के आकार, इतना समझ में आ गया। पियर शेप कैसा होता है, पियर शेप होता है। सॉरी, उल्टे नाशपाती के आकार का। यहां पर एक एरो बनाकर लिख दें हम, उल्टे नाशपाती के आकार का। इनवर्टेड पियर शेप, इनवर्टेड पियर शेप। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या अगला आंसर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अगला आंसर है अपना वो क्या है, स्त्री जनन अंग में निषेचन। जो अपना क्या था स्त्री, और जो अपना क्या था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, उसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस भाग में हो रही थी, हमें उस भाग का नाम बताना। तो वो किस भाग में हो रही थी, तुम्बिका या एम्पुला वाले भाग में। कहां हो रही थी, तुम्बिका। जो वहां पर क्या था अपना तुम्बिका या एम्पुला वाला भाग था, वहां पर क्या हो रहा था, शुक्राणु किससे मिल रहा था, अंडाणु से। तो वहीं हो रहा था आन मिलो सजना वाली कहानी। कहां हो रही थी अपनी तुम्बिका या एम्पुला वाले भाग में। वहीं पर क्या थे, सजना मिले थे अपनी क्या सजनी से। ठीक, सजना वहां पर शुक्राणु और सजनी कौन, अंडाणु। ठीक, तो वहां पर क्या होता अपना निषेचन होता है। तो इसके बाद देखते हैं योनि को कवर करने वाली झिल्ली, जो अपनी क्या थी वजाइना को जो कवर करती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या था। तो उसने मेम्ब्रेन का नाम आपको बताया था, झिल्लीदार क्या होती है वो, क्या छिद्रदार क्या होती है, झिल्ली होती है। छिद्रनुमा या पोरनुमा क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते थे, हाइमन। क्या कहते थे, हाइमन। तो इसका जो आंसर होगा वो हाइमन या योनित छद्र, जो आपको सही लगे। वैसे हाइमन क्या आपने ज्यादातर सुना होगा, हाइमन। हाइमन क्या थी, अपनी वेजाइना या योनि को क्या करती थी, कवर करती। तो इसके बाद हम देखते हैं स्तनपालियों की संख्या। जो अपनी क्या थी, स्तन ग्रंथियां थी दो, क्या थी अपनी मेमोरी ग्लैंड थी। तो उन स्तन ग्रंथियों में जो अपनी क्या थी, स्तनपालियों की संख्या कितनी थी, मेमोरी लोब की, वो कितनी थी, 200 से 250। कितनी थी, 200 से 250। तो ये अपने क्या है आंसर्स हैं, जो आपको क्या पिछले वीडियो में दिए गए थे। ये आंसर आपको क्या अपने मैच कर लेने हैं। अगर आपके सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ये आंसर आपको लिखे यहाँ से टाप सकते हैं आप। टाप मतलब क्या कॉपी करना, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं आज क्या हमारा युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन में हमें क्या समझना है, अपने क्या पुरुषों का युग्मक और मादा का। ये आपको यहाँ पर एक दो सिंबल दिए हैं, ये आपको तैयार करनी है। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर एक एरो लगा दिया। तो ये कैसा है, पुरुषों के लिए है। किसके लिए यूज किया जाता है, पुरुषों या मेल के लिए यूज किया जाता है। और ये जो अपना क्या होता है मादा के लिए, ये राउंड स्ट्रक्चर और नीचे प्लस का साइन जोड़ दिया। ये किसके लिए यूज किया जाता, मादाओं के लिए। किसके लिए, मादाओं के लिए। और इस अपने प्लांट वगैरह में या पौधों में हमने देखा था कि एक साइन ऐसा भी बनाया था ये। तो इसमें क्या होता, वो क्या था अपना द्विलिंगी था, मतलब उसमें क्या मादा और क्या पुरुष दोनों ही भाग उपस्थित थे। ठीक है, तो ये द्विलिंगी के लिए किया जाता। ये बस एक बेसिक सी जानकारी थी जो आपको बता दी। अब हम इसमें देखते हैं जो शुक्राणु जनन है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या होता है, जो क्या होता है अपना पुरुष, पुरुष का क्या होता है युग्मक होता है। क्या होता है मेल गैमेट होता है, वो क्या होता है शुक्राणु होता है। शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। अभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, बस आपको क्या एक बता दिया कि जो शुक्राणु की संरचना होती है वो इस तरीके की होती है। इसके अलावा हमें क्या देखना, अंडाणु जनन। क्या देखना, अंडाणु जनन। तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु। अंडाणु या ओवा। अब यहाँ पर समझने की बात है, जो अपनी युग्मक जनन की प्रोसेस होती है वो दोनों में क्या होती है, बहुत भिन्न होती है। अब भिन्न कैसी, अब जैसे देखा जाए अपने जो पुरुष हैं,
पुरुष में जो युग्मक जनन की प्रोसेस होती है वो या प्रक्रिया होती है वो कब शुरू होती है? यौवनारंभ पर या प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी मतलब समझो आप कि 13 से 14 साल की उम्र में, जब क्या होते हैं आप में क्या थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं, तभी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, युग्मक जनन की क्या होती है, प्रक्रिया शुरू होती है। और जबकि जो अपना स्त्री वाला केस है, अगर स्त्री में देखा जाए तो स्त्रियों में क्या होता है कि जो युग्मक जनन की क्रिया होती है वो क्या होती है, बर्थ के पहले ही शुरू हो जाती है। क्या होती है, वो एम्ब्रियो भ्रूण में होती है, वहीं से शुरू हो जाती है। और इसमें यहां पर भी एक क्या होता है, अंतर होता है, जो क्या है शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया, किसमें, पुरुषों में जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया ये क्या होती है, पूरी उम्र चलती है। मतलब शुक्राणुओं का निर्माण एक वृद्ध व्यक्ति में भी होता है, चाहे वो 90 साल का वृद्ध व्यक्ति हो या 15 साल का भी क्या हो, कोई भी वयस्क हो, या उस टाइम पे तो क्या वयस्क नहीं बोलेगी, कोई लड़का ही बोल लो, ठीक। तो उसमें भी क्या होती है, शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा जो अपनी क्या होती है, अंडाणु जनन या ऊजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, जन्म के पहले ही शुरू हो जाती है, किसमें, गर्भ में शुरू हो जाती है। और ये चलती कहां तक है, ये चलती है 50 वर्ष तक। तो जो 50 वर्ष की जो उम्र होती है उसे हम बोलते हैं मीनोपोज। क्या होती है, मीनोपोज। उस टाइम पर क्या होती है, अंडाणुओं के निर्माण की या उसकी रिलीज या मुक्त करने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। जबकि अपने जो पुरुष होते हैं, पुरुष क्या होते हैं, पूरी उम्र भर क्या होती है, शुक्राणु बनाने की क्या होती है, इनमें क्षमता होती है। इतना आपको समझ में आ गया, आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम क्या अपना स्टार्ट करेंगे, क्या शुक्राणु जनन। आज जो हम शुरू करेंगे इसमें क्या, शुक्राणु जनन। फिर इसके बाद हम इसमें शुरू करेंगे कि अंडाणु जनन। तो अभी हम देखते हैं शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन में देखने से पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको एक संरचना दिख रही होगी। ये क्या है, टेस्टिस को जब हमने काटा था या वृषण को काटा था, तो वृषण को जब हमने काटा था तो उसमें क्या थी, वृषण पालिकाएं थी। क्या थी, वृषण पालिका। और वृषण पालिकाओं के अंतर्गत क्या थी, अपनी शुक्रजनक नलिकाएं थी। क्या थी, शुक्रजनक नलिका। तो वृषण पालिकाओं के अंदर जो शुक्रजनक नलिकाएं थी, शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर ही क्या हो रही थी, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था, शुक्राणुओं का निर्माण। तो यहाँ पर आपको कलर चेंज करके हम दिखाएं, आपको यहाँ पर व्हाइट कलर कर लें तो आपको क्लियर दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये हमने एक संरचना, यहाँ पर ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर बना दी। तो ये अपना क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं या स्पर्मेटोजन, वो सॉरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जो अपनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी या क्या थी, शुक्रजनक नलिकाएं थी। इनमें भी क्या थी, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती थी। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक अपनी क्या थी, नरजर्म कोशिकाएं, और एक क्या थी, सर्टोली कोशिकाएं। जो अपनी क्या थी, नरजर्म कोशिकाएं थी, इन्हीं से किसका निर्माण हो रहा था, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। और जो अपनी क्या थी, सर्टोली कोशिकाएं थी, क्या थी, सर्टोली कोशिकाएं। तो इन सर्टोली कोशिकाओं के बारे में आपको पहले बता दिया था। इनका काम क्या था, जो अपने शुक्राणु बने हैं उनको क्या, पोषण या नरिश करने की क्या थी, इनका काम था। अभी इसके अलावा क्या हम एक काम और आज देखेंगे इसमें, ये क्या करती है, जो अपने शुक्राणु बनते हैं उनको क्या करती है, एक प्रॉपर एक आकार प्रदान करने का काम करता है। ठीक, तो जैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या, अब ये क्या है, किसकी, अपने शुक्रजनक नलिका को काट लिया गया। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को काटा, तो उसमें क्या बहुत मतलब अंदर से दिखाया गया कि इसमें किस तरीके से लगी रहती थी। इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं थी, अपनी दो प्रकार की कोशिकाएं थी। कौन कौन सी, एक नरजर्म कोशिकाएं थी और दूसरी कौन सी थी, सर्टोली कोशिकाएं थी। कौन कौन सी थी, नरजर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका। तो इसमें जो अपन देखते हैं, ये क्या है, ये लिखी है यहाँ पर शुक्राणुजन। शुक्राणुजन का मतलब होता है स्पर्मेटोगोनियम। क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है, इसका निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है नरजर्म कोशिका। पहले क्या होती है, अब यहाँ पर थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं, तो जो अपनी नरजर्म कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, एक्चुअली या वास्तव में क्या होती है, पहले किसके, वृषण के क्या होती है, बाहर होती है। कहाँ होती है, भ्रूण में होती है। वो भ्रूण से चल करके कहाँ जाती है, वृषण के अंदर पहुंचती है। ये आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना, तो आपको यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर अपनी दो कोशिकाएं दिख रही थी। कौन कौन सी कोशिकाएं, एक अपनी नरजर्म कोशिकाएं और कौन सी, सर्टोली कोशिकाएं। जो नर्मजर्म कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनियम का क्या करती है, निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनियम का। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, पहले यहाँ पर बता दी पूरा, फिर उस पर चलते हैं। ये क्या है, अपनी ये कोशिकाएं यहाँ पर दिख रही है, ये क्या है, शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनियम। इसका लिख दें हम स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पर लिख दिया स्पर्मेटोगोनियम, आपने स्पर्मेटोगोनिया देखा तो आप घबरा जाओ। ठीक है, जैसे हमने बता दिया स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया दोनों क्या होती है, सेम चीज होती है। इसके अलावा हमें दिख रही है यहाँ पर सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका के बारे में आपको बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये अपनी होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनका निर्माण भी कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। बस यहाँ पर आपको देखते जाना है ये संरचना कैसी लगी हुई है। इसके बाद जस्ट ऊपर लिखा है इसमें क्या, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या होती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। जो अपनी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इसके ऊपर जस्ट लिखा है क्या, शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु पिटसु।
जो अपने क्या शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु पितृ है, इनको बोलते हैं हम क्या, स्पर्मेटेड। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड। इनके नाम और लिख दें हम, चलो अगले पेज पर लिख देंगे हम। तो यहाँ पर इनका बस नाम लिख देते हैं, यहाँ पर जगह है स्पर्मेटेड, अगर यहाँ पर भी है तो लिखे दीजिए। हाँ, सेकेंडरी के लिए आपको बताया था कि 2 के ऊपर एक क्या डिग्री बना दो तो वो सेकेंडरी हो जाता। सेकेंडरी स्पर मिनट स्पर्मेटोसाइट। इसी प्रकार से क्या होती है अपनी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होती है। क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा। सर्टोली कोशिका के बारे में आप अच्छे से परिचित ही हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, ये अपना क्या है, पूरा शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु। अब शुक्राणु की संरचना आपको बता दे रहे हैं, शुक्राणु की संरचना बता दें। इसके बाद हम क्या आपको शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूरी बताएंगे। पहले आपको क्या एक ओवरव्यू टाइप कर देते हैं कि कैसा होता है, कैसी संरचना बनती है। तो यहाँ पर आपको देखना जो अपना क्या है, शुक्राणु है। क्या, शुक्राणु। तो शुक्राणु में आपको क्या है, शुक्राणु के सबसे बाहर क्या होती है, प्लाज्मा द्रव्य कला की क्या होती है, झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या द्रव्य कला भी बोल सकते हैं उसको। और इसके बाद क्या है, ये जो आपको ऊपर की तरफ हिस्सा दिख रहा है, इसको कलर से भरें इसको। ये जो आपको यहाँ पर ये हिस्सा दिख रहा है, चलो यहाँ पर हम रफली डायग्राम बना दे रहे हैं। अब थोड़ा रफली डायग्राम समझ लेना। जैसे ये क्या है, ये इसका हेड है। इसके बाद यहाँ पर क्या होती है, इसकी नेक होती है। नेक के बाद हल्का सा हिस्सा क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। यहाँ से क्या होती है, पूंछ जैसी संरचना होती है। देखो ये क्या है, रफली डायग्राम है। आपको क्या रफली, बाकी क्या है, ये डायग्राम आपको बना होगा, इसमें आपको समझाना। ये अपना क्या होता है, हेड पार्ट होता है। हेड पार्ट के ऊपर क्या होता है, या शीर्ष भाग, इसके ऊपर एक संरचना होती है। यहाँ पर ये आपको दिख रही है, यहाँ से येलो किया था, ये जो आपको येलो संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं ये अग्रपिंडक या एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। एक्रोसोम। और इसके अलावा ये जो कि अपना क्या है, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इसी में क्या होते हैं, अपने गुणसूत्र, क्या होते हैं, गुणसूत्र भी होते हैं, क्रोमोसोम। इसके अलावा ये जो अपना ग्रीवा है, ग्रीवा क्या है, ये होता है अपना नेक पार्ट। अब इन सब के बारे, फंक्शन के बारे में बताएंगे। और ये अपना क्या है, मिडिल पीस, मध्य खंड। इसमें ही बताएंगे क्या होता है, मिडिल पीस। और इसके अलावा ये क्या है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रगण। इसके बारे में आप अच्छे से परिचित होंगे, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। जो अपना क्या था, कोशिका वाला जो क्या था चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा ये क्या है, पुच्छ या टेल भाग। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, जो अपना क्या है, शुक्राणु, वो 3 भागों में बटा होगा। 3 या 4 समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, 4 भाग ही समझ लीजिए, 3 नहीं, क्योंकि इसमें ग्रीवा या नेक के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे ऊपर अपना क्या होता है, शीर्ष भाग। क्या होता है, शीर्ष भाग। जैसा कि आपको बताया, जो अपना शुक्राणु होता है, शुक्राणु के चारों तरफ क्या होती है, एक परत होती है या मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य कला झिल्ली, द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो अपना क्या सबसे ऊपर का भाग है, ऊपर के भाग में क्या होती है, टोपीनुमा एक संरचना होती है, ऐसी टोपीनुमा। इस टोपीनुमा संरचना में क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। एंजाइम आप जानते हो क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम। इनका भी काम क्या है, ये भी हम बताएंगे। इसके अलावा आते हैं हम कहां पर, इस वाले जस्ट किसके, एक्रोसोम के जस्ट नीचे वाले भाग में आते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जो अपना शीर्ष वाला भाग है या हेड वाला भाग है, ये भी क्या 2 भागों से मिलकर के बना। कितने भागों से, 2 भागों से। एक अग्रपिंडक वाला भाग और एक जिसमें केंद्रक या न्यूक्लियस है, वो वाला भाग। तो जो अपना अग्रपिंडक वाला भाग है, उसमें आपको बता दिया इसमें क्या भरे हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम या अपने क्या है, ये पाचक एंजाइम है, पाचक एंजाइम। इनका भी काम हम आगे आपको बताएंगे कि पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है। इसके अलावा क्या है, अपना ये केंद्रक है, और इस केंद्रक में ही क्या होते हैं, अपने गुणसूत्र होते हैं। इसलिए हमने इसको बोल दिया केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, या इसको गुणसूत्री पदार्थ, न्यूक्लियस विथ क्रोमोसोम मटेरियल। इतना आगे समझ में। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर ग्रीवा। ग्रीवा में क्या होती है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल। जैसे यहाँ पर देखा जाए, जो अपने क्या होती है, स्पर्मेटेड होते हैं। स्पर्मेटेड क्या होते हैं, राउंड राउंड संरचना होती है। क्या होती है, राउंड राउंड संरचना। अभी जब आपको पूरा क्या पढ़ाएंगे, युग्म अपना शुक्राणु जन्म बताएंगे, तो उसमें कैसी कैसी संरचना बनती है वो बताएंगे। पहले आपको इतना समझ लेना। तो इसमें हमने देखा क्या,
ये अपना जो हेड वाला या सीड्स वाला भाग है उसमें क्या होते हैं, एक अग्रपिंडक, एक्रोसोम, उसके बाद क्या होता, केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होता। इसके जस्ट नीचे क्या होता, ग्रीवा या नेक वाला भाग होता। इसमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। क्या होते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का फंक्शन भी आप पढ़ चुके हैं इसमें कोशिका वाले भाग में, फिर भी हम बता दे रहे, जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल निर्माण करता है किसका, कसाभिका या फ्लैजिला का। किसका निर्माण करता है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला भी अपने क्या थे, दो प्रकार के थे, एक क्या होते चलित या चलन युक्त, और एक क्या थे, अचल। ठीक, जो चलन युक्त थे वो क्या थे, अपने 9+2 का अरेंजमेंट था, और जिनमें क्या थे, अचल थे, वो क्या थे, 9+0 का अरेंजमेंट था। वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वो यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम जाएगा। आपको इतना याद रखना कि यहाँ पर जो ग्रीवा होता है, ग्रीवा किसका निर्माण करता है, यहां से आपको दिख रहा होगा, ये जो अपना यहाँ पर क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ने निर्माण किया किसका, कसाभिका या फ्लैजिला का। वो यहां से होता हुआ किसका निर्माण करेगा, टेल वाले भाग का या पुच्छ वाले भाग का। ये जो पुच्छ वाला भाग है, टेल वाला भाग है, ये शुक्राणु का करता, गति प्रदान करने में काम करता। जैसे आपने सांप देखा, सांप की जो पूंछ वाला हिस्सा होता उसको गति प्रदान करने में कार्य करता। और इसके अलावा ये जो अपना बीच वाला भाग है, मध्य वाला भाग, इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। जैसा कि आप माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका से परिचित हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था अपना, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते थे, पावर हाउस बोलते थे। क्या बोलते थे, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह बोलते थे। क्या बोलते थे, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह। इसका मतलब क्या है, जो अपनी माइटोकॉन्ड्रिया है या सूत्रकणिका है, इसमें क्या होता, श्वसन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, श्वसन, मतलब जो अपने जो भी पदार्थ है उसको तोड़ने का काम होता है, उससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाएगी, वो ऊर्जा देगी किसको, अपने शुक्राणु के पूंछ वाले भाग को, ताकि वो क्या, शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान कर सके। क्या प्रदान कर सके, गतिशीलता। इतना आपको समझ में आ गया, इनके एक एक पार्ट के बारे में समझ में आ गया। अब हम पहुंचते हैं कहां पर, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पर। कहां पहुंचते हैं, शुक्राणु की जनन। आना घूम पर के फिर यहीं पर है हमें। तो हम इसके पहले देखते हैं क्या, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। अपनी सबसे पहले क्या थी, शुक्राणु जन कोश कहां थी, क्या थी, शुक्राणु जन या स्पर्मेटोगोनिया। क्या थी, शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया। ये मान लो अपने क्या है, शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या है, शुक्राणु जन कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम। अब ये जो कोशिका है, ये क्या करती है, अच्छा खासा क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। क्या, अपनी संख्या बढ़ा लेती है। ये क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए, जो शुक्राणु जन कोशिका है, ये क्या होती है, 2n नंबर होती है। मतलब ये क्या होती है, द्विगुणित होती है। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किया तो इसने क्या किया, ऐसा तो है नहीं एक समसूत्री विभाजन करेगी, ये करेगी बहुत सारी, क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेंगे, बहुत सारी समसूत्री विभाजन। और जो बहुत सारे समसूत्री विभाजन करके जो कोशिकाएं बनाएंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। तो यहाँ पर मान लो हमने 2 ही कोशिका ले लेते हैं। आपको तो इतना बता दिया कि ये क्या करती है, बहुत ज्यादा संख्या में करती कोशिकाएं बनाती है। क्या करती है, बहुत सारी संख्या में कोशिका बनाएंगे। इन्हीं कोशिकाओं से क्या होती है, आगे क्या, शुक्राणु का निर्माण होता। क्योंकि जो हमारा पहला स्खलन या एजेकुलेशन होता है, उसमें क्या होती है, 20 से 30 करोड़ क्या होते हैं, शुक्राणु हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जब इतनी भारी मात्रा में हम इतने शुक्राणु निकालते हैं एक बार में, तो क्या जो अपनी जो शुक्रजनक कोशिका है या शुक्रजन कोशिका है, ये भी क्या होंगी, समसूत्र विभाजन उतना ही ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, समसूत्र विभाजन होता है, जिससे क्या होती है, लाख करोड़ों की संख्या में क्या होती है, अपनी कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्रजन शुक्र कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। तो मान लो यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं, हमने इनको एग्जांपल के तौर पे, डायग्राम के थ्रू पर, अब यहाँ पर इतनी सारी कोशिका बना देंगे तो बोर्ड भर जाएगा। तो हमने एक कोशिका ये ले ली, इस कोशिका को हमने बोल दिया, कलर चेंज किए ले रहे, इस कोशिका को हमने बोला प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बोला हमने, प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये समझा आपने। सबसे पहले क्या थी अपनी, शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। ये क्या थी, द्विगुणित। इसको बोला था हमने क्या, स्पर्मेटोगोनियम। क्या, स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन। क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन। तो यहां पर आपको क्या है, ये जो कोशिकाएं प्राप्त होंगी, ये क्या होंगी, द्विगुणित कोशिकाएं प्राप्त होंगी। क्या होंगी, द्विगुणित कोशिकाएं। अब इन द्विगुणित कोशिकाओं में क्या होता, अर्धसूत्री विभाजन होता। क्या होता, अर्धसूत्री विभाजन। इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता, तो क्या होता, 2 फेज में कंप्लीट होता है या 2 अवस्था में। एक होता अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट
और दूसरा क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो जो क्या अपना अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या हुआ अपने जो पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, यहां पर लिख दें हम एम फर्स्ट करके लिखे दे रहे। आप इतना समझ लेना कि जो एम फर्स्ट का मतलब है, इसका मतलब है मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। इतना ही आपको याद रखना, जो M1 का है वो क्या है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है। अब इसमें क्या होगा अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। और ये जो नई कोशिका बनेंगी इनको हम बोलेंगे क्या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। क्या बोलेंगे द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। पहला क्या हुआ अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसमें क्या बनी दो कोशिकाएं बनी, इन कोशिकाओं को हमने क्या बोला द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। क्या बोला इनको द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। और जो ये गुणसूत्रों की संख्या इनमें क्या होंगी n नंबर। ये क्या हो जाएंगी अगुणित। क्या हो जाएंगी अगुणित या हैप्लॉइड। क्या हो जाएंगी अगुणित या हैप्लॉइड। अब इनमें क्या होगा ये जो अपनी कोशिकाएं बनी हैं इनमें क्या होगा, अब ये दो कोशिकाएं हैं, कोई एक कोशिका का करते चल रहे हैं हम, ठीक। उस डायग्राम में तो क्या दो दो का दिखाएगा, अब वहां पर नहीं आना, हम किसी एक कोशिका को लिया। अब ये कोशिका क्या करेगी फिर से क्या करेगी अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी फिर से अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या हो गया अर्धसूत्री विभाजन कौन सा हो गया M2। यहां पर हम सीधा लिख दे रहे हैं M2 द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। क्या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। अब जो द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन था ये यहां पर आपको पता होगा, ये द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है वो क्या होता है समसूत्री विभाजन की तरह होता। मतलब उसमें क्या होती है गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर n है तो ये n/2 हो जाए या आधा n हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कितना है ये जो अपना द्वितीय जो अपना अर्धसूत्री विभाजन होता है ये किसकी तरह होता है अपने समसूत्री विभाजन की तरह। तो मान लो यहाँ पर भी क्या बनी दो कोशिकाएं बनी। ये जो दो कोशिकाएं बनी अब इनका नामकरण क्या होगा, इनको बोलेंगे हम क्या शुक्र, इनका नाम होगा शुक्राणु पिरसु या शुक्राणु पूर्व। इनको बोलेंगे हम स्पर्मेटेड। क्या बोलेंगे स्पर्मेटेड शुक्राणु पिरसु। यहां पर हम नाम लिख दें शुक्राणु पिरसु या शुक्राणु पूर्व। तो आपको यहां से फिर से क्या करते हैं रिवीजन टाइप का करा दे रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या था अपनी शुक्रजन कोशिका थी। क्या थी शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका में क्या हुआ समसूत्री विभाजन। तो उन्होंने समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी क्या कर ली द्विगुणित कोशिकाएं बना ली। इन द्विगुणित कोशिकाओं को हमने क्या बोला था प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेसाइट्स। इतना समझ में आ गया स्पर्मेटोसाइट। इसमें क्या होगा अब जो अपनी क्या थी प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या थी द्विगुणित थी। क्या थी द्विगुणित। अब इनमें क्या हुआ अर्धसूत्री विभाजन प्रथम या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये जो नई कोशिकाएं बनी ये क्या होंगी अगुणित होंगी। क्या होंगी हैप्लॉइड। तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी आधी हो जाएगी। तो ये जो नई कोशिकाएं आई हैं इनको हमने क्या बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला इसको हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं थी इनमें भी क्या होता है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन। जब इनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें किसका निर्माण होगा शुक्राणु पिरसु या शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटेड का। अभी ये जो स्पर्मेटेड बना है ये क्या होता ये शुक्राणु नहीं है। अभी इसमें क्या काफी बहुत कुछ चेंजेस होने हैं। अभी ये क्या होती है एक राउंड संरचना बनाती है। ये जो अपना शुक्राणु बनता है ये क्या होता है ये जो शुक्राणु पिरसु जो संरचना बनती है ये क्या होती है राउंड संरचना होती है। क्या होती है कुछ ऐसी राउंड टाइप की संरचना होती है। तो इसमें क्या होगा अब इसमें क्या होगा इनका आकार क्या होगा परिवर्तित होगा। आकार या इनकी आकृति क्या होगी परिवर्तित होगी। अब ये आकार और आकृति कहाँ परिवर्तित होगी ये आपको बताना है। अभी हमने पहले बोला था कि जो अपनी सर्टोली सेल्स है उसने उनका काम क्या था नरिशमेंट प्रदान करने का पोषण प्रदान करने का। इसके अलावा इनका कार्य एक और होता ये करते हैं इनको एक आकार प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या प्रदान करने का आकार ये करते हैं इनको कैसा आकार प्रदान करती हैं। यहाँ पर ये जो आपको संरचना बनाई थी ये जो अपनी क्या थी यहां से ये जो अपनी स्पर्मेटेड है ये जाएंगी कहां पर किसके पास अपनी सर्टोली कोशिकाओं के पास। किसके पास सर्टोली कोशिकाओं। उनमें क्या होगी धस जाएंगी उनमें चिपक जाएंगी। इनके बाद क्या होगा इनके आकार में क्या होगी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इनका आकार परिवर्तन जब होकर के इस तरीके का हो जाएगा तो ये क्या करेंगे जो अपनी क्या थी सर्टोली कोशिकाएं थी उनसे क्या होंगी अलग हो जाएंगी। जब ये उनसे अलग होंगी तब इनको हम क्या बोलते हैं शुक्राणु स्पर्म या
स्पर्मेटोजोआ। जब तक ये क्या होती हैं, अपनी सर्टोली कोशिकाओं से जुड़ी रहती हैं, तब तक हम इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड ही बोलते हैं। जब तक ये क्या होती हैं, शुक्राणु, कौन, अपनी जो शुक्राणु पिरसू हैं या शुक्राणु पूर्व जो अपनी कोशिकाएं हैं, वो क्या, अगर सर्टोली कोशिकाओं से जुड़ी रहेंगी तब तक उन्हें स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ नहीं बोलेंगे। जैसे ही वो क्या होती हैं, उससे अलग होती है, किससे, सर्टोली कोशिका से। जैसा कि इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा। यहां पर ये दिख रहा, यहां पर क्या दिख रहा, ये अपनी क्या है, सर्टोली कोशिका। ये क्या है, सर्टोली कोशिका। ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये क्या है, सर्टोली कोशिका। इससे जो क्या है, स्पर्म जैसी संरचना लगी हुई है। अभी स्पर्म जैसी संरचना लगी है, अभी इसको क्या बोल रहे हैं हम, शुक्राणु पूर्व या स्पर्मेटेड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटेड। जैसे ही इससे अलग हो गए, यहां पर ये अलग घूम रहे, ये किसी से जुड़े नहीं, तब इनको हमने क्या नाम दे दिया, शुक्राणु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, शुक्राणु। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है इन दोनों वर्डों में, स्पर्मेटेड और स्पर्म, मतलब शुक्राणु पूर्व और शुक्राणु। तो आपको यहां पर अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर रखनी है। जब तक क्या है, सर्टोली कोशिका से जुड़ा है अपना क्या, एक स्पर्म नाम ही दे दिया। क्या, मान लो हमने क्या, शुक्राणु किससे जुड़ा है, सर्टोली कोशिका से, तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु पिरसू या शुक्राणु पूर्व। और जैसे ही उससे अलग हो जाएगा तब हम उसको नाम देते हैं शुक्राणु। मान लो सर्टोली सेल अपनी, या सर्टोली कोशिका है, उससे क्या होती है, एक राउंड संरचना लगी है, ये अपनी सर्टोली सेल्स है। क्या होती है, सर्टोली कोशिका। इससे मान लो ये कोई संरचना लगी हुई है, इससे ये कोई संरचना लगी है, इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु पिरसू या स्पर्मेटेड। अभी भले ही इसने शुक्राणु का आकार ले लिया हो, लेकिन इसको शुक्राणु अभी नहीं बोलेंगे जब तक क्या, इससे अलग ना हो जाए। इससे क्या ना हो जाए, ये अब अलग हो गया, अब ये अपना क्या होता, शुक्राणु होता। अभी तक ये क्या है, शुक्राणु पिरसू, शुक्राणु पिरसू या स्पर्मेटेड, स्पर्मेटेड। ये अपना जाके क्या बना है, स्पर्म बना है। क्या बना है, स्पर्म। ये अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको अपना क्लियर रखना है। अब ये जो क्या है अपना शुक्राणु, अब जो शुक्राणु बन चुका है, ये क्या बना है अपना शुक्राणु। अब ये शुक्राणु क्या होता है, अपने किससे, शुक्रजनक नलिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होगा, बाहर होगा। वहां से कहां जाएगा, अपने अधिवृषण में। अब ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ कार्य होता है, उसमें जो उसकी गतिशीलता या उसकी जो क्षमता प्रदान करने का काम करता, वो करता अधिवृषण। वहां से होता हुआ अपना क्या, शुक्र वाहिका से होता हुआ कहां जाता, यूरेथ्रा के मार्ग से बाहर निकल जाता, वास्ट डिफरेंस से होता हुआ बाहर निकल जाता। वो कहां जाता, या तो उसको क्या बाहर एजैकुलेट कर दिया जाएगा, या उसको क्या वेजाइना में इंसेमिनेट किया जाएगा या इंसेमिनेशन किया जाएगा। इतना आ गया समझ में आपको, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। एक बार फिर से क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। अपनी क्या थी, शुक्रजन कोशिकाएं थी। क्या थी, शुक्रजन कोशिकाएं। शुक्रजन कोशिका क्या करती है, अपनी संख्या बढ़ाती है। अब संख्या कैसे बढ़ाएंगी, उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन करके क्या करती है, अपनी संख्या बढ़ा लेती है। करोड़ों में क्या करती है, अपनी संख्या करती है। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनमें क्या होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन होता। जो संख्या लाख करोड़ों में हुई थी उन कोशिकाओं को हमने बोला था प्राथमिक शुक्र कोशिका बोला था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब उनमें क्या होता, प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब उन्हें प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उनकी जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और जो नई कोशिकाएं बनी उन्हें क्या क्या बोलेंगे, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, अब इनमें क्या होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता। जब इनमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन बनता है तो हमें एक राउंड जैसी संरचना मिलती है। वैसे तो हमें यहां से लेकर के ये जो अपनी प्राथमिक शुक्र कोशिका है, यहां तक जाने में हमें कितनी, 4 कोशिकाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं, 4 अगुणित कोशिकाएं। अब ये ना कह देना कि आपने तो 2 ही बनाई हैं, तो हमें यहां पर इसलिए लिख के बता दे रहे हैं कि कितनी, 4 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं हमें। कितनी, 4 अगुणित कोशिकाएं। ये जो 4 अगुणित कोशिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं शुक्र पिरसू या शुक्राणु पूर्व कोशिका। अब ये जो शुक्र पिरसू या शुक्राणु कोशिका प्राप्त हुई है, ये कहां जाती है, अपनी सर्टोली कोशिका के पास। ये जाती है सर्टोली कोशिका से क्या होती है, चिपक जाती है। सर्टोली कोशिका में ये क्या करती है, धस जाती है। वहां से क्या करती है, पोषण लेती हैं। और जब तक ये इनका यह प्रॉपर एक शेप नहीं बन जाएगा, प्रॉपर एक साइज और शेप नहीं हो जाएगा, तब तक वहां से अलग नहीं होंगी। जब एक तरीके से पूरे तरीके से मैच्योर या परिपक्व शुक्राणु बन जाएगा तो वहां से क्या होगा, अलग होती हैं। जब ये वहां से अलग होती हैं कोशिकाएं, तब इनका नाम क्या होता है, शुक्राणु होता। अगर जब तक ये किससे लगी हैं, सर्टोली कोशिका जब तक लगी रहेंगे तब तक हम इनको क्या नाम देंगे, शुक्र पिरसू या शुक्राणु पूर्व कोशिका ही बोलेंगे, जब तक ये किससे, सर्टोली कोशिका से अलग नहीं हो जाती। ये आपको इतना याद रखना है। अब इस वाले डायग्राम को हम और समझा दें क्लियर करके। पहले नंबर पर क्या, जैसे कि है यौवनारंभ। यौवनारंभ आपका क्या होता, प्यूबर्टी होता। क्या होता, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आप जानते हो 13 से 14 साल की जो उम्र होती है उसमें क्या होती है, हार्मोनल चेंजेस वगैरह होना चालू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होती है, अपनी शुक्राणु जन कोशिकाएं होती हैं, स्पर्मेटोगोनियम। क्या होती है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम में क्या होता है,
सूत्र विभाजन या समसूत्र विभेदन होता है। इससे क्या होती है, जो अपनी कोशिकाएं वो क्या होती है, संख्या ज्यादा कर देती है। अब इन जब वृद्धि की हुई संख्याओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। उसमें क्या होते हैं, पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसके बाद द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस प्रकार से हमें जो अंत में मिलती है वो 4 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं। ये जो आपको कोशिकाएं दिख रही है, ये क्या है, 4 अगुणित कोशिकाएं हैं। इन्हीं 4 अगुणित कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। शुक्राणु ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शुक्राणु बन जाती है इन कोशिकाओं से। ये कोशिकाएं किसके पास जाती हैं, सर्टोलिक कोशिका के पास। किसके पास जाती हैं, सर्टोलिक कोशिका। उन सर्टोलिक कोशिकाओं के पास जाने के बाद इनका आकार कैसा होता है, इस तरीके का होता है। पहले ये राउंड संरचना होती है, जो अपने शुक्राणु पूर्व शुक्राणु शुक्र पिरसु जो संरचना होती है वो कैसी होती है, राउंड होती है। क्या होती है, राउंड। बाद में किस आकार का हो जाती है, ये छिपकली की आकार की। कैसे, छिपकली की आकार की। आगे क्या हो, आपको ये राउंड राउंड संरचना, पीछे एक पूंछ लगी है। इतना समझ में आ गया। हाँ, अब इसमें गुणसूत्रों की बात करें तो अपने जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक कोशिका में, जो ह्यूमन की जो सेल्स है उसकी प्रत्येक कोशिका में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। जिसमें से जो अपने क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, वो तो पूरी तरीके से समान होते हैं नर और मादा में। तो 44 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों नर हो या मादा उसमें क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि जो 2 गुणसूत्र बचते हैं वो क्या होते हैं, या तो X और Y है, तो ये क्या होगा, नर होगा। अगर X और X हो गया तो ये क्या होगा, अपना फीमेल। अगर ये है तो अपना क्या है, मेल। ये सिंबल बताने का इतना अच्छा तरीका रहा, इतने स्पेस में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, जो अपने गुणसूत्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 44। क्या थी, 44 +2 कर देनी, तो इसी में से समझोगे। इसको और अच्छे से बता दे रहे अगले पेज पर, यहाँ साफ कर दे रहे। इसको साफ करते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या 46। जो अपनी क्या होती है, ह्यूमन सेल्स, ह्यूमंस बॉडी होती है, उसमें क्या होती है, प्रत्येक कोशिका में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। यहां पर हम लिख दें, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है, 46। जब इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता तो ये गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 23। जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको। इसमें क्या होगा, जो अपने शुक्राणु होते हैं, हाँ यहां पर अब जैसे हमने लिख दिया यहां पर प्रत्येक कोशिका में, तो वो प्रत्येक कोशिका की हम बात कर रहे हैं द्विगुणित कोशिका की। ऐसा नहीं आपने अगुणित कोशिका ले ली और कहने आ गए कि उसमें तो 46 गुणसूत्रों की संख्या होती नहीं है। जैसे इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। यहां पर हम लिख दें प्रत्येक कोशिका, लेकिन कौन सी, द्विगुणित भैया। इतना याद रखना, पता चला आप अगुणित लेकर के कमेंट सेक्शन में नारेबाजी करने लग जाएंगे, गलत बताया। तो इतना आपको याद रखना। तो द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। जब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो यहां पर समझने की जो बात है, अपना एक तरफ लिखा हमने क्या, नर, और एक तरफ क्या लिखा हमने, मादा। तो जो नर हैं उनमें भी जो अपने 44 गुणसूत्र हैं वो भी क्या होंगे, समान है। और जो अपने क्या होते हैं, मादा, उसमें भी गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। ये जो 2 गुणसूत्र बचे हैं, 44 2 46 हो गए। तो जो अपना 2 गुणसूत्र हैं ये क्या होते हैं, दोनों में भिन्न होते हैं। अगर ये जो 2 गुणसूत्र हैं, अगर X और Y है तो ये क्या होगा, नर। क्या होगा, नर। अगर X और X है तो ये क्या होगा, मादा। क्या होगा, मादा। यही जो अपने लास्ट का एक जो पेयर गुणसूत्र बचता है, यही डिसाइड करता है कि नर होगा या मादा होगा। अभी इसके बारे में हम आगे बहुत ज्यादा चर्चा कर दी है, तो इतना ही आप समझना कि कैसे, मतलब जो लिंग का निर्धारण होता है वो कौन करता है, इसकी भी आप अभी हमें बहुत अच्छे से बात करनी है इस टॉपिक पर, और बहुत अच्छे से खुलकर बात करेंगे इस टॉपिक पर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या थ्योरी है जो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पर एक बार और क्या, शुक्राणु की संरचना के बारे में अच्छे से हम बता दें आपको। तो यहाँ पर ये सब जो आपको क्या कहा था कि अग्रपिंडक के बारे में बताना था। किसके बारे में बताना था, अग्रपिंडक। एक्रोसोम में जो क्या होते हैं, अपने पाचक एंजाइम होते हैं, इनके बारे में थोड़ा और बता दें। तो अपना क्या है, मान लो हमने माना ये जो अपना क्या है, ये अंडाणु है। क्या है, अंडाणु। अब इसके बाहर क्या आया, शुक्राणु आया। क्या आया, शुक्राणु आया। तो जो अपना अंडाणु होता है, इसके चारों तरफ क्या होती, बहुत सारी क्या होती, परतें होती, 3 परतें होती। इन परतों की बात करेंगे जब हम अंडाणु के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर ये जब शुक्राणु आएगा तो उसको अंदर घुसने के लिए क्या, कुछ ना कुछ तो चाहिए। इन परतों को क्या तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम तो चाहिए। तो इन परतों को तोड़ने के लिए क्या होता है, वो जो आगे क्या है, एक्रोसोम या अग्रपिंडक लिखा, उसमें क्या होते हैं, अपने
पाचक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, इन परतों को करते हैं मतलब पचाते हुए यहाँ से क्या होते हैं, अंदर घुस जाते हैं। जब इसके अंदर घुसेंगे तभी क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इतना आया समझ में। अब क्या होता है, अपने शुक्राणु बन गए, क्या हो गए, शुक्राणु बन गए। अब वो शुक्राणु निकल करके कहाँ आए, अपने अधिवृषण से होते हुए यहाँ पर बास्ट डिफरेंस या शुक्र वाहिका से होते हुए आगे आएंगे। कहाँ आएंगे, आगे। तो जो अपना पहला एजेकुलेशन होता है या स्खलन होता है, वो कितने 20 से 30 करोड़ क्या होते हैं शुक्राणु उसमें से निकलते हैं। तो अब जो शुक्राणु होते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि केवल शुक्राणु बस बाहर आते हैं। शुक्राणु के साथ क्या था, कुछ और द्रव होता है जो कहां से मिलता है ना, शुक्राशय से या प्रस्थ ग्रंथि और अपने पल्वयोरथल से। इन तीनों ग्रंथियों से क्या होता है, कुछ द्रव्य बनता है। इस द्रव को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं या शुक्राणु प्लाज्मा बोलते हैं या स्पर्म प्लाज्मा बोलते हैं। तो शुक्राणु और ये प्लाज्मा आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सीमेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सीमेन का। इसके अलावा एक पॉइंट और, अपने जो शुक्राणु पर एजुकुलेट किए हैं तो उसमें अगर निषेचन अच्छा निषेचन करना, तो जो शुक्राणु होते हैं उनमें जो अपन माना 100% शुक्राणु बाहर निकले, तो उसमें जो 60% शुक्राणु होंगे उनका शेप और साइज क्या होना चाहिए, अच्छा या सामान्य होना चाहिए। जैसा ये जो आपको दिख रहा, इस तरीके का होना चाहिए। जो अपने 60% शुक्राणु है उनका शेप कैसा होना चाहिए, इस तरीके का। ये होता है शुक्राणु का एक क्या होता है, एक जो नॉर्मल साइज होता है, ये जो शेप दिख रहा है यही होता है। इसमें 60% के शेप के होने चाहिए, इस शेप के होने चाहिए। और इन्हीं 60% में से 40% शुक्राणु ऐसे होने चाहिए जिनमें क्या हो, अच्छी क्षमता हो किसको, अंडाणु को भेदने की, मतलब उसमें गति अच्छी हो। और गति अच्छी होने के अलावा क्या, जो इसमें अंडाणु में आराम से इंटर कर जाए, तभी तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। यही एक रीजन होता है, किसी किसी के क्या होते हैं शुक्राणु क्या होते हैं, उनका जो शेप या साइज क्या होता है अच्छा नहीं होता, जिस वजह से क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। इसलिए वो क्या होते हैं, संतानों से क्या होते हैं, वंचित रह जाते हैं। अब तो क्या बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई जिससे हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या शुक्राणुओं की वजह से या शुक्राणु के शेप की वजह से निषेचन नहीं हो रहा या कोई और रीजन है। पहले क्या था, ये इन सबको पता ही नहीं चलता था, तो उसमें क्या था, महिलाओं को दोष दिया जाता था कि महिलाएं ही क्या अपनी बांझ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषों में भी क्या हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं। तो इसका ये पहला रीजन तो ये भी है। इसके पहले हमने क्या क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया था। तो क्रिप्ट ऑर्गेनिज्म भी क्या हो सकता है, एक बंधता या क्या बच्चे पैदा ना करने बच्चे ना पैदा कर पाने का एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा अपने शुक्राणु का शेप भी क्या करता है, उस पर डिपेंड या निर्भर करता है बच्चे पैदा करने में। तो ऐसा नहीं है कि माँ केवल स्त्रियों में ही कमी होती है, उन्हीं पर क्या ये अपना जो समाज है उन्हीं को कलंकित करता रहता है कि ये बांझ है। दुनिया भर के ताने देते हैं, आपने सुने भी होंगे आसपास, नहीं सुने तो ठीक है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी बहुत अच्छी है, अगर आपने इन शब्दों का प्रयोग नहीं सुना है तो। ये आपको क्या थ्योरी है, ये आपको पढ़नी है। जैसे एक बार हम रीड करा दे रहे हैं, पुरुषों में शुक्राणु जनन की क्रिया यौवनारंभ के दौरान शुरू हो जाती है और पूरे जीवन काल चलती है। जैसा कि आपको बताया था कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया थी वो कब शुरू होती है, प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी पर शुरू होती है, पूरे जीवन भर चलती है। कब तक चलती है, पूरे जीवन भर। और मनुष्यों में शुक्राणु को बनकर परिपक्व होने में 65 से 75 दिनों का समय लगता है। यहाँ पर एक जो समझाने वाली बात है और आप ये समझिए, इसलिए कहते हैं कि जो अपने शुक्राणुओं को फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्राणु को बनने में कितना टाइम लगता है, 65 से 75 दिन का टाइम लगता है। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसके बारे में अभी हम क्या आगे बात करेंगे, अभी आपको क्या हार्मोन के बारे में बताएंगे, तब आपको बताएंगे इसके बारे में। तो इसमें देखते हैं, वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं या शुक्राणु जन स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु को उत्पन्न करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, शुक्राणु। ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, जो हमने आपको समझा वही इस थ्योरी में लिखा है। शुक्राणु जनन नलिका की भीतरी भित्ति में क्या होती है, उपस्थित अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाओं समसूत्र विभाजन कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये आपको बताया था। प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होता है। जो अपनी क्या होती है शुक्राणु जन कोशिका होती है वो क्या होती है, द्विगुणित होती है। जो अपनी स्पर्मेटोगोनिया जो अपनी क्या होती है स्पर्मेटोगोनिया होती है वो क्या होती है, अपनी द्विगुणित या 46 गुणसूत्र होती है उनमें। इतना आपको बता दिया। कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इन अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्हीं प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। इसके बाद क्या द्वितीय शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद उनमें क्या होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड बोलते हैं। वही स्पर्मेटेड कोशिकाएं किसके पास जाती है, सर्टोली सेल्स के पास जाती है। उसमें क्या होती है, धस जाती है। किसमें लग जाती है, जो अपनी क्या थी, सर्टोली कोशिकाएं थी। तो यहाँ पर जो बताने की परिभाषा थी, हाँ, जैसे आपको यहाँ पर देखना है शुक्राणु जनन किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना, जब तक शुक्राणु सर्टोली कोशिका में क्या होते हैं, पोषण लेते हैं, तब तक उन्हें क्या बोलते हैं, शुक्र पिड़सु या स्पर्मेटेड कहते हैं। जैसे ही वो क्या होते हैं, शुक्राणु सर्टोली कोशिका से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। उसके बाद बाहर निकल के क्या शुक्राणु का निर्माण हो गया। जैसे बाहर निकले तो उन्होंने क्या बोल दिया, शुक्राणु बोल दिया। और इसी प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर वर्णों का ध्यान देना, आपको ये अंग्रेजी में बहुत डिफरेंस दिखेगा। शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोल दिया, और यहाँ पर देखो मियोजेनेसिस, इतना फर्क है।
हिंदी में तो सेम है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस, दोनों का मतलब शुक्राणु जनन है। लेकिन जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वो होती है जो अपनी क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाली जो शुक्राणु जनन की परिभाषा है वो कैसी बनती है कि अपने स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तक को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन सर्टोली कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों वर्डों में फर्क है बेटा, इतना याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो तो हर कोई बता देगा आपको कि स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस आपको अच्छे से समझना है, यहां पर आपको ये लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मियोजेनेसिस कब होता है। और एक इसके अलावा एक वर्ड और होता है स्पर्मिएसिस। क्या होता है स्पर्मिएसिस, जो अपने क्या है शुक्राणु बन गए सर्टोली सेल से, अपने शुक्राणु अलग हुए तो उनका क्या बोल दिया हमने, शुक्राणु या स्पर्म बोल दिया। अब जो अपनी क्या थी शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका से बाहर निकल के अधिवृषण में पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मिएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएसिस, ये यहां पर लिखा है। बी रिसेचन का एक इंसेमिनेशन भी होता है, आपको यहां पर दिखना है, यहां पर ये लिखा स्पर्मिएसिस, ये भी क्या होता है अपना इंपोर्टेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है। इतना आपको इंपोर्टेंट पर हम क्या करते हैं स्टार बना देते हैं। अब शुक्राणु की संरचना बता दी, शुक्राणु का अपने शीर्ष ग्रीवा मध्य खंड से मिलकर के बना है। इनके बारे में आपको ये पॉइंट लिखे मिल जाएंगे, जितना आपको बताया सब यही पॉइंट आपको क्या कवर कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो अपना नोट पॉइंट है ये भी आपको बता दें, नोट पॉइंट भी आपको बता ही चुके हैं कि जो अपनी मैथुन प्रक्रिया के दौरान पुरुष क्या होते हैं 20 से 30 करोड़ क्या होते हैं शुक्राणु मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, शुक्राणु मुक्त करते हैं। उसमें से क्या होते हैं 60% शुक्राणु क्या होते हैं समान आकार या आकृति के होने चाहिए, तभी क्या होती है जो निषेचन क्रिया होती है वो पूर्ण हो पाती है। और उन 60% में भी अभी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये जो 40% है वो 100% में से, मतलब 40% का शेप अच्छा होना चाहिए और 40% का क्या उनमें तीव्रता या गतिशीलता ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, ये जो 60% है इन्हीं में से 40% शुक्राणुओं में क्या होनी चाहिए, गतिशीलता अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो क्या अंडाणु में आराम से घुस सके। इतना आपको अच्छे से बहुत क्लियर करके चलना है इन कॉन्सेप्टों को, यही तो है। और बाकी तो क्या आपको बुक्स में है, ये कॉन्सेप्ट यही क्लियर होंगे। शुक्राणु और शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर के वीर्य का निर्माण, ये आपको बता चुके हैं। स्पर्म और अपना क्या स्पर्म प्लाज्मा किसका निर्माण करते हैं, वीर्य सीमेन का निर्माण करते हैं। अब ये शुक्राणु प्लाज्मा आता कहां से, तो अपने शुक्रा से, सेमिनल वेसिकल से, पृष्ठ ग्रंथि से, इनसे आता। इसके अलावा आप बल्बो यूरेथ्रल वाले ग्लैंड को भी काउंट कर सकते हो। इसमें जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो होता है शुक्राशय का और पृष्ठ ग्रंथि का। इसके भी काम बता चुके थे आपको, जहां पर हमने क्या बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताया था। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट करना थोड़ा हार्मोन वाला, वैसे ये आपको करा चुके हैं। अगर इसने प्रीवियस या कंटिन्यूअस वीडियो देखते आ रहा तो उसको ये वाला पता होगा, वो यहाँ से छोड़ सकता है इस वाले वीडियो को। जिन्होंने नहीं देखा उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है इस टॉपिक में तो बताना पड़ेगा। वैसे ही हम आगे कवर कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है। क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो आप जानते हैं मस्तिष्क का पार्ट होता है, मुखिया बोल लो आप उसे। जैसे मान लो ये अपना हाइपोथैलेमस है, इसी से क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड ये लगी है, ये अपना क्या है हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। ये जो छोटी सी ग्लैंड है ये क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं इसी को हम। इतना आगे समझ में। तो यहां से क्या होता है, जो अपना हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर ले रहे, जो अपना हाइपोथैलेमस है इसने क्या किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया, मुक्त किया। तो ये जाकर एक्ट करता है किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। किस पर कार्य किया, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि पर। तो इसने क्या किया, दो हार्मोन मुक्त किए, एक LH और एक FSH। क्या किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब इसमें हम देखते हैं जो अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये कहां जाता है, अपना लिडिक कोशिकाओं के पास। किसके पास जाएगा, लिडिक सेल्स के पास जाएगा। और ये जो अपना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसके पास जाएगा, सर्टोली कोशिकाओं के पास। किसके पास जाएगा, सर्टोली सेल्स के पास। तो ये जो लिडिक हार्मोन, ये लिडिक कोशिकाएं होती हैं, ये लिडिक कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगे, एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एंड्रोजन हार्मोन का। किसका, एंड्रोजन। अब आपको बताया था जो एंड्रोजन हार्मोन होता है ये क्या होता है, हार्मोन का एक समूह होता है, जिसमें से ये किसको मुक्त करता है, टेस्टोस्टेरोन को। किसको मुक्त करता है, टेस्टोस्टेरोन को। इसने मुक्त किया किसको, टेस्टोस्टेरोन को। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहां जाएगा, ये जाएगा अपने किसके पास, नर जर्म कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया के पास। तो ये वहां जाकर के किसका निर्माण करवाता है, शुक्राणुओं का निर्माण कराता है। किसका निर्माण करता है,
शुक्राणुओं का निर्माण। तो ये किसका निर्माण कराएगा? शुक्राणुओं का निर्माण। ये आपको बता चुके हैं, शुक्राणु का निर्माण सहायता करता है ये शुक्राणु के निर्माण में, या इसको क्या करता है, उसको शुरू करने की क्या करता है, एक आदेश देता है। ये आपको बता चुके हैं, जिनने नहीं देखा वो वीडियो वो देखें, एक प्रॉपर वे में देखें वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ चीजें हम क्या होता है पहले वीडियो में बता देते हैं, वही चीज क्या दूसरे वीडियो में होती है, फिर उसको स्किप कर देते हैं। अभी हम इस बार बता दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से आपको क्या वीडियो कंटिन्यू भी मन में देखने हैं। तो ये जो अपनी सर्टोली सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, ये भी क्या करती है, एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर रिलीज करती है, एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो यहाँ से टेस्टोस्टेरोन आया है इसको पकड़ने के लिए। मान लो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये अपना गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, हो सकता है वहां से बाहर निकल आए, क्या है, जैसे इस चीज को यहाँ पर बताएं। अब ये तो समझ में आ गया आपको हार्मोन। अब हार्मोन को एक्ट करने की प्रोसेस बताते हैं कैसे क्या होता है। जैसे देखो, अब यहाँ पर जो अपनी क्या होती है लिडिक सेल्स होती हैं, वो इस स्पेस में जो आपको रेड कलर का डार्क रेड कलर का स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर क्या होती है अपनी लिडिक कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर निर्माण होता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का। अब वो टेस्टोस्टेरोन जाता है इसके अंदर ब्लड के थ्रू। अब ये जिसके थ्रू गया है उसी के थ्रू वापस भी आ सकता है। तो इसको पकड़ने के लिए क्या होती है, जो अपनी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो रिलीज करती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन मतलब एंड्रोजन जो अपना हार्मोन उसको बांधने के लिए जो प्रोटीन होती है उसको पकड़ ले, उसको वहीं पर क्या करती है धर दबोचती है। इनको दबोचने के बाद वहीं पर करती है काम करवाती है। काम कौन सा, शुक्राणुओं को बनने की प्रक्रिया पूरी कराते हैं। अब ऐसा तो है नहीं है कि लगातार शुक्राणु बनते रहेंगे, शुक्राणु बनते रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन बनता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक बार क्या होती है मात्रा पूरी कंप्लीट हो जाती है तो शुक्राणु क्या होते हैं, या जो सॉरी टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, वापस जाते हैं किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे तो वहां पर क्या देंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे। क्या देंगे, नेगेटिव फीडबैक। जब ये नेगेटिव फीडबैक देंगे तो किसका निर्माण, गोनोराइया या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या होगा, निर्माण बंद हो जाएगा। या इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस के अलावा कहाँ जा सकते हैं, पीयूष ग्रंथि के पास जा सकते हैं। पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे तो वहां पर क्या देते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिससे एलएच या एफएसएच का क्या होता है, निर्माण बंद हो जाता है, जिससे क्या होती है स्पर्म बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। और जो एनर्जी स्पर्म बनने में खर्च हो रही थी वही एनर्जी अब क्या होगी, अपनी बॉडी या शरीर की क्या दूसरी कोशिकाओं को बनने में क्या होती है, यूज होती है। तो यहाँ पर एक जो बेसिक नॉलेज है वो आपको देना है। जैसे हमने क्या किया, अपने शुक्राणु क्या बाहर निकालते जाएंगे, शुक्राणु हम क्या है बाहर बर्बाद करते जाएंगे, तो वो शुक्राणु तो बनते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि शुक्राणु बाहर निकाल ली तो बनेंगे नहीं, जितना हम शुक्राणु निकालेंगे उतना ही शुक्राणु बनता जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, जैसे मान लो हमने शुक्राणु बाहर ऐसे फालतू बर्बाद कर दिए तो इनको बनेंगे। अब शुक्राणु को बनने में क्या होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। शुक्राणु को बनाने में क्या, शुक्राणु आपको पता है कि अपनी बॉडी की जो अपना मेल बॉडी है उसकी बेसिक यूनिट है। अगर शुक्राणु नहीं होंगे तो क्या दूसरी संतान तो बनेगी ही नहीं। तो शुक्राणु को बनाने में क्या होती है, स्पेशल कोशिका होती है, क्या होती है, विशिष्ट कोशिका होती है, जिसको बनाने में क्या होती है बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो जो अपनी एनर्जी प्रोटीन वगैरह हर चीज इसमें खर्च होती है। तो क्या है, जैसे हमने एजैकुलेट कर दिया, अब शुक्राणु और बनेंगे, तो जो अपनी एनर्जी है वो शुक्राणु बनने में लगती रहेगी। अगर हम शुक्राणु नहीं बनाएंगे, शुक्राणु एक बार फिल हो जाएंगे, मान लो अपना अधिवेशन पूरा भरा हुआ शुक्राणु से, अपना बास डिफरेंस पूरा शुक्राणु से भरा हुआ, तो अपने क्या है हाइपोथैलेमस के पास एक क्या होगा, अपने जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जाएंगे वो नेगेटिव फीडबैक देंगे कि भैया वहां पर क्या है शुक्राणु भरे हुए हैं, अब आपको नहीं बनाना। तो वो एनर्जी क्या है बॉडी के दूसरे पार्ट में क्या होती है, यूज हो जाती है। अब देखा होगा आपने, जो पहले जो राजा महाराज होते थे उनके जो पुत्र थे जब वो गुरुकुल जाते थे तो उनको क्या है सबसे दूर रखा जाता था, दुनिया की मोह माया थी उनसे दूर रखा जाता था। जब वो बड़े हो जाते थे उसके बाद उन्हें क्या कहती है, यौन शिक्षाएं दी जाती थी, उसके पहले उन्हें कुछ नहीं बताया जाता था, ताकि इन सब चीजों से क्या हो दूर रह सके या अपने जो अपने शुक्राणु को बर्बाद ना होने दे। अब क्या है कि आजकल क्या होती है बहुत सारी डिवाइसेस मिलती हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं आप उसको मिसयूज करते हैं। वैसे आपको अपने शुक्राणु की क्या एक अहमियत समझनी चाहिए। क्या होती है, जो शुक्राणु होते हैं जितने ज्यादा आप शुक्राणु बर्बाद करोगे आपकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा बर्बाद होगी। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि 1-2 महीने में कर दिया, अब ये नहीं कंटिन्यू आप शुक्राणु बर्बाद करते हैं, जितने ही आप शुक्राणु बर्बाद करेंगे आपका शरीर उतना ही अंदर से क्या होगा, खोखला होता जाएगा। इसलिए जितना हो सके अपने शुक्राणुओं का बचाओ। अगर आपके शुक्राणु भरे रहेंगे तो वो एनर्जी को क्या बॉडी की दूसरी जगह पे लगाएंगे, हो सकता है उससे अपना क्या माइंड तेज हो सके या अपनी मस्कुलर पावर बढ़ सके, इतना पता है आपको। तो आप आज से क्या आप शुक्राणु को क्या बर्बाद करना बंद कर देना भैया। अगर आपको क्या अपने आप को क्या अच्छा विकास करना, अपनी बॉडी का अपने आप को क्या बहुत आगे तक ले जाना, तो इन सब चीजों को बंद कर देना। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। वैसे बताने वाला जो पॉइंट था वो यही था जो लास्ट में। अब इस मुद्दे पर इतना खुल के बात क्यों कर रहे, क्योंकि बात करने का जो अपना पहला रीजन है वो यही है कि एटलीस्ट आपको ये समझ में आए कि जो अपने शुक्राणु है इनकी कीमत क्या है। अगर आप इनको फालतू में ऐसे बर्बाद करोगे, ऐसा तो है नहीं कि बनेंगे नहीं,
बनेंगे, बराबर शुक्राणु बनेंगे, लेकिन अगर आप बर्बाद करते रहोगे तो जो अपनी एनर्जी है वो शुक्राणु बनाने में ही खर्च होती रहेगी। अगर आप उन शुक्राणु को स्टोर करते रहोगे तो वो क्या है, वो एनर्जी दूसरी जगह लगेगी, और वो दूसरी जगह लगेगी तो वो आपकी बॉडी में दिखेगी भी। आपकी मसल्स क्या होंगी, मजबूत होंगे, आपका ब्रेन भी क्या होगा, फास्ट होगा, जिससे आप क्या तरक्की करते रहेंगे अपने जीवन में। तो आपको इतना समझ में आया, शुक्राणु वेस्ट नहीं करनी है। खास करके जो बात कह रहे हैं हम बॉयज से कह रहे हैं, आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपना अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आप यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है ये सब आपको रीड कर लेना है, या आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे। तो आपको नोट्स की तो कोई चिंता करनी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखते चलना है और इन्हीं नोट्स को अपने नोटबुक पर नोट करते जाना है और अच्छे से पढ़ते रहना। तो अभी हम इसमें आगे देखते हैं अपने क्या oogenesis, क्या अंडाणु का निर्माण देखना है। तो अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, शुक्रजनन की प्रक्रिया से क्या होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, भिन्न होती है। लेकिन जो अपना शुक्रजनन था, शुक्रजनन क्या था, यौवनारंभ पर प्रारंभ हो रहा था। मतलब शुक्राणु का जो निर्माण है वो किस पर प्रारंभ हो रहा था, यौवनारंभ या प्यूबर्टी पर। लेकिन जो अपनी अंडजनन की प्रक्रिया होती है, अंडजनन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, बेबी के बर्थ के पहले। जो अपना बच्चा है वो क्या, अब जो गर्भाशय में भ्रूण है उसमें ही क्या होती है, अंडजनन की प्रक्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। अब अंडजनन की क्रिया कैसे, जैसे उसमें देखा था कि नर जन्म कोशिकाएं थी, क्या थी, नर जन्म कोशिकाएं। नर जन्म कोशिकाओं से स्पर्मेटोगोनिया बने थे। इसी प्रकार से क्या होती, मादा जन्म कोशिकाएं होती, क्या होती है, मादा जन्म कोशिकाएं। इन मादा जन्म कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, अंडजननी या oogonia का निर्माण होता है। अब oogonia में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे कि अब हम इसमें डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये है, यहाँ पर क्या है, आपको कुछ दिख रही होंगी मौलिक जर्म कोशिकाएं। अब मौलिक जर्म कोशिकाएं क्या होती हैं, मौलिक जर्म कोशिकाएं होती है अपनी स्टेम सेल्स, जो क्या होती हैं, पहले अपने क्या समय एग में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, फिर ये क्या होती है, अपनी ओवरी या क्या अंडाशय में क्या होती है, पहुंच जाती है। वहां पर इनका क्या होता है, विभाजन शुरू होता है। इन्हीं से क्या होती है, अंडाणुओं क्या होता है, निर्माण होता है। तो जो अपनी क्या है, मौलिक जर्म कोशिकाएं हैं, इन मौलिक जर्म कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो अपनी ये जो मौलिक जर्म कोशिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, गुणसूत्र नंबर के क्या होते हैं, 2n होते हैं। इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा। जब इनमें समसूत्री विभाजन होगा तो जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 2 गुणित या 2n होगी। तो जो नई कोशिकाएं निकल के आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडजननी या oogonia। लेकिन इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, 2n होती है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। अब ये जो कोशिकाएं बनी हैं अंडजननी या oogonia, इनकी संख्या क्या होती है, लाखों में होती है। क्या होती है, लाखों में, 2 मिलियन। अब 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन जो अपना होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। जो 1 मिलियन वो 10 लाख। तो यहाँ पर जो अंडजननी है इनकी संख्या क्या होती है, लगभग 20 लाख के आसपास बनती है। सॉरी, 2 मिलियन है, 2 मिलियन बनती है, तो 2 मिलियन कितनी, हाँ सॉरी, 2 मिलियन कितनी है अपनी, 20 लाख बनती है। कितनी बनती है, 20 लाख। इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 मिलियन के आसपास होती है। कितनी होती है, 2 मिलियन के आसपास। और बनी किससे है, समसूत्री विभाजन से। अब ये जो अपनी समसूत्री विभाजन से जो अपनी क्या बनी है, अंडजननी या oogonia बनी है। अब इन अंडजननी में क्या होता, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाता। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हुआ, अब इनमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ है। इनमें क्या होता, अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो भी नई कोशिकाएं बनेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक oocyte। मतलब इनमें क्या है, यहाँ पर ये कुछ कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में क्या है, ये इसका जैसे मान लो केंद्रक है। इन कोशिकाओं में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो गया है, अभी पूर्ण नहीं हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, आधी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन केवल शुरू हुआ है। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अभी तक ये क्या थी, शांत कोशिकाएं थी। जब इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो जाएगा तो क्या होंगे, एक नई कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। ये जो नई कोशिकाएं होंगी इनको क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte नाम दे देंगे। मतलब जो अपनी क्या थी, अंडजननी थी। यहां पर समझने की बात है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन केवल शुरू होता है, पूर्ण नहीं होता है। अब इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो नई कोशिकाएं हैं इन्हें क्या बोलेंगे हम, प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं होंगी ये भी क्या होंगी, 2n होंगी। क्यों 2n होंगी, क्योंकि इसमें क्या है, गुणसूत्रों की संख्या क्या है, आधी नहीं हुई है। मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन है वो क्या है, पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए क्या भी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस क्या आगे चल रही है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वो रुक कहां जाता है, कहां पर अवरुद्ध होता है, तो जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किसमें रुक जाता है, पूर्वावस्था फर्स्ट में। ये कहां जाकर के रुकता है, पूर्वावस्था फर्स्ट या प्रोफेज फर्स्ट में, पूर्वावस्था प्रथम, या इसी को बोल दो क्या, प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के क्या होता है, रुक जाता है।
अब ये जो अपनी क्या है प्राथमिक अंडक है या प्राइमरी oocyte है, इनमें क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन कहां पर रुका है, एरो के द्वारा दिखा दें कहां पर रुका है, पूर्वावस्था प्रथम में रुका है। कहां पर रुका है, पूर्वावस्था प्रथम या प्रोफेज फर्स्ट में क्या है अर्धसूत्री विभाजन यहां पर रुक चुका है या अवरुद्ध हो चुका। ये कंप्लीट कब होगा ये हम आगे बताएंगे आपको, बस आपको इतना रखना है कि ये जो अपनी अंडजननी है इनमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या प्राथमिक अंडक निर्माण होता है। इन्हीं में क्या होता है पूर्वावस्था क्या होता अपनी जो प्रथम होता है वो क्या होता है अवरुद्ध या रुक जाता है। अब इसके बाद जो अपने प्राथमिक अंडक है इनके चारों तरफ क्या होती है एक सिंगल परत बन जाती है, एकल परत बनती है किसकी, ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की। ये जो अपनी परत दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये क्या है ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं होती हैं अपनी, क्या होती हैं ग्रेन्युलोसा कोशिका। जो अपनी प्राथमिक अंडक है इसके चारों तरफ क्या होती है एक परत बनती है, सिंगल परत बनती है किसकी, ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की। अभी भी आपको यहाँ पर एक रेड कलर के अंदर संरचना दिख रही होगी राउंड राउंड, ये क्या है प्राथमिक अंडक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 2n है। क्यों, क्योंकि अभी अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हुआ है। बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट की बात है कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हुआ, तो जो अपने प्राथमिक अंडक है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, द्वितीयक होगी या 2n नंबर होगी। अब ये जो क्या था अपना प्राथमिक पुटक, यहाँ पर जो अपना प्राथमिक अंडक है इसकी चारों तरफ क्या ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की एक सिंगल परत बनी या एकल परत बनी, इसको हमने नाम दे दिया प्राथमिक पुटक या प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके चारों तरफ क्या होती है ग्रेन्युलोसाओं की क्या होती कई परतें बन जाती हैं। अभी यहाँ पर एक परत थी, अब क्या होती है इसके चारों तरफ क्या होती कई परतें बन जाती हैं, क्या होती है कई परतें बन जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अपनी क्या होती है सिंगल परत से कई परतें बनी, तो उसको हमने नाम दे दिया द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम दे दिया, द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल। अभी इसमें भी क्या होता है अपना प्राथमिक अंडक होता है, क्या होता है प्राथमिक अंडक। आपको दिख रहा है ये क्या रेड कलर की संरचना बनी है, इसको बोल रहा प्राथमिक अंडक। इसको थोड़ा और क्लियर कर दें जिससे अच्छा विजिबल हो जाए आपको। ये आपको रेड कलर की संरचना दिख रही है, ये क्या अपना प्राथमिक अंडक है। ठीक, इसमें अभी भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है 2n है, कितनी है 2n। और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में कितनी परतें हो गई, कई सारी क्या हो गई ग्रेन्युलोसा की क्या होगी परतें हो गई। अब क्या होता है इसके बाहर भी क्या होती है थीका की परत बनती है, किसकी परत बनती है थीका या प्रावर्क, थीका या प्रावर्क, इसको नाम दिया हमने प्रावर्क की क्या होती है एक परत बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं थीका बोलते हैं। थीका को क्या थी अपनी ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की कई सारी परतें बनी, इन परतों की बाहर क्या होती है एक परत और बनती है, जैसे हम क्या बोलते हैं प्रावर्क परत या थीका लेयर। यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर इकट्ठा करके लिख दिया, एक बार और देखते हैं। यहाँ पर ये जो लिखा है अपना क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं ये जो अपनी सबसे बाहरी परत है ये क्या है प्रावर्क परत, या इसी को हमने बोला क्या थीका की लेयर, थीका लेयर। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये जो ग्रीन कलर की परतें हैं इनको क्या बोला हमने ग्रेन्युलोसा की परतें हैं। ये किसकी परतें हैं ग्रेन्युलोसा की, यहाँ आपको पीछे लिख के दिखा दिया, ये क्या है ग्रेन्युलोसा की क्या है परतें हैं। ये क्या हो गई कई सारी हो गई, पहले जो अपना प्राथमिक पुटक था उसमें क्या थी सिंगल लेयर थी, यहाँ पर क्या है मल्टी लेयर या बहुत सारी क्या हो गई परतें हो गई, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया द्वितीयक पुटक दे दिया। क्या दे दिया द्वितीयक पुटक। अब इसमें क्या होता है जो अपना द्वितीयक पुटक होता है इसमें क्या होती है एक गुहा बनने लगती है, किसमें ये जो अपनी ग्रेन्युलोसा की परतें हैं इन कोशिकाओं में क्या होती है गुहा बनने लगती है। क्या बनने लगती है गुहा। इस गुहा को हम क्या बोलते हैं गह्वर या एंटेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं गह्वर या एंटेरम। ये जो गुहा बनती है ये क्या होती है, अब ये जो गुहा बनी जाकर के एक नई संरचना बनाएगी, इस नई संरचना को हम बोलेंगे तृतीयक पुटक या टर्सरी फॉलिकल। ये जो गुहा बनी है, ये जो गुहा बनती है ये क्या होती है तृतीयक पुटक का क्या होता है विशेष लक्षण होता है, क्या होता है एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो यहां पर आपको दिख रही है व्हाइट कलर की जो गुहा दिख रही है इसको हमने क्या बोला गह्वर या एंट्रम बोला। क्या बोला गह्वर या एंट्रम। यहां पर ये साफ हो गया, इसको दिखा दें द्वितीयक अंडक लिखा था और यहां पर ये लिखा था ध्रुवीय पिंड। क्या लिखा था ध्रुवीय पिंड या पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। तो अब क्या है यहां पर जैसे आपको बताया था कि जो अपना क्या था अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था में क्या था रुक गया था। कहां पर रुका था प्राथमिक अंडक में। कहां रुका था प्राथमिक अंडक में। अब ये जो ये अपना क्या था पूर्वावस्था प्रथम रुका हुआ था ये क्या हुआ पूर्ण होगा। क्या होगा पूर्ण होगा, लेकिन ये पूर्ण कहां जाकर के होगा तृतीयक पुटक में।
कहां पर, तृतीयक पुटक में क्या होता, जो अपना अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था वो क्या था, पूर्ण हो जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन होता तो आपको पता कि दो कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता क्या था, असमान प्रकार से होता। कैसा कैसा असमान प्रकार, मतलब इसमें एक कोशिका तो बड़ी हो गई लेकिन एक कोशिका क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इसका भी क्या होता है, रीजन होता है। जो अपनी बड़ी कोशिका बनी होती है ये क्या करती है, जितना भी कोशिका द्रव्य था किसका, प्राथमिक अंडक का, वो खुद रख लेती है। और जो छोटी कोशिका बनती है इसको, इसके पास कोशिका द्रव्य कुछ नहीं रहता, ये क्या होती है, खाली कोशिका होती है। मतलब इसमें क्या होती है, पोषण की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन ये जो बड़ी कोशिका होती है, इस बड़ी कोशिका को हम बोलते हैं द्वितीयक अंडक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte। इसी में क्या होता है, पूरा पोषण होता है किसका, कोशिका द्रव्य का। अब ये पोषण इसलिए होता है क्योंकि इसी को आगे क्या होना है, विभाजित होना। यही आगे जाकर किसका, भ्रूण का निर्माण करेगी। अगर निषेचन की क्रिया हुई तब ये क्या करेगी, भ्रूण का क्या करेगी, निर्माण करेगी। इसलिए इसे क्या होती है, पोषण की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर ये जो अपना तृतीयक पुटक बना है, इसमें एक क्या होता है, नया विभाजन होता किसका, जो अपनी प्रावर्त परत थी या थीका की जो परत थी, इसमें क्या होता है, विभाजन होता। इसमें जब विभाजन होता है इसमें दो परतें बनती हैं। जो अंदर की थीका की लेयर होती है इसे हम बोलते हैं थीका इंटरना, मतलब अंतः प्रावर्त, अंतः प्रावर्त। और जो बाहर की लेयर होती है, ये आपको डैश करके कुछ संरचना दिख रही है, मतलब कंटिन्यूअस संरचना है जो अंदर वाली है, जो निरंतर जो बनी है लेयर, ये इसको क्या बोला हमने, थीका इंटरना या अंतः प्रावर्त। लेकिन जो बाहर की तरफ दिख रही है आपको डैश डैश करके, खाली खाली डॉट डॉट करके बनाई है, इसको हमने क्या बोला, थीका एक्सटर्ना या बाह्य प्रावर्त। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या था अपनी क्या थी, ऊगोनिया या अंडजननी। इनमें क्या होता, अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ था, जो जाकर के कहां रुक गया था, प्राथमिक अंडक की पूर्वावस्था प्रथम में जाकर क्या होता, अवरुद्ध हो गया था। अब इसकी चारों तरफ क्या होता है, ग्रेन्युलोसा की सिंगल परत बनती है, इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद ये जो ग्रेन्युलोसा की परतें होती है क्या होती है, कई सारी हो जाती है, तब इसको हमने क्या नाम दिया था, द्वितीयक पुटक या सेकेंडरी फॉलिकल। इसी की चारों तरफ क्या होती है, प्रावर्त की एक परत बनती है, थीका की लेयर बनती है। इसमें क्या होता है, अब इसके बाद जो ग्रेन्युलोसा की कोशिकाएं होती हैं, ये जो अपनी ग्रेन्युलोसा की कोशिकाएं हैं, इसमें क्या होती है, गुहा बन जाती है। क्या बनती है, गुहा। इस गुहा को हम क्या बोलते हैं, प्रावर्त या एंटेरम। ये जो गुहा बनती है क्या होती है, तृतीयक पुटक की क्या होती है, विशेषता होती है। क्या होती है, विशेषता। मतलब जहां अगर पहचान देखी जाए दोनों में, अगर कंपेरिजन किया जाएगा तो क्या होती है, जो पुटक है वो क्या होती है, तृतीयक जो अपना फॉलिकल होती है उसकी क्या होती है, विशिष्ट लक्षण होता है। अब इसके बाद जो अपना क्या था, तृतीयक पुटक था, ये क्या होता, परिपक्व हो जाएगा। क्या होगा, परिपक्व। अब ये परिपक्व होकर के किसका निर्माण करेगा, ग्राफी पुटक का। किसका निर्माण करेगा, ग्राफी पुटक या ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करेगा। अब जब हम आतर्व साइकिल पढ़ेंगे या आतर्व चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि हार्मोन की प्रोसेस के थ्रू ये पूरी आगे तक क्रिया होती है, और ये कौन सा हार्मोन क्या होती है, मुक्त करती है। बस आपको यहां तक केवल इतना समझना है कि अपनी क्या आती, मौलिक कोशिकाओं से जो द्वितीयक अंडक का निर्माण कैसे होता है। अब ये जो क्या अपना द्वितीयक अंडक है, यही द्वितीयक अंडक क्या होता है, जब ये अपनी क्या होता है, परिपक्व पुटका बन जाती है, ग्राफी पुटका बनती है, तो इसके जो अपना द्वितीयक अंडक है, इसी की चारों तरफ क्या होती है, एक परत बनाती है, पतली झिल्ली बनाती है। इसको हम बोलते हैं क्या, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये आपको येलो कलर की एक संरचना दिख रही होगी, ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। अब यहां पर एक चीज और बतानी है आपको, जब क्या था, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हुआ था। क्या था, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होगा तो गुणसूत्र की संख्या क्या थी, आधी हो गई थी। क्या हो गई थी, आधी। तो जो अपना द्वितीयक अंडक होता है या सेकेंडरी oocyte होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, n। और जो अपना ध्रुवीय पिंड होता है, इसकी भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n। लेकिन क्या होता है, इसके पास जो अपना ध्रुवीय पिंड है, इसके पास होती है क्या, पोषण की कमी। तो हो सकता है ये विभाजित हो या विभाजित ना होकर के क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि इसके पास पोषण तो है नहीं है, तो ये भ्रूण तो बना नहीं पाएगा। आगे विभाजन की क्रिया नहीं हो पाएगी, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। केवल जो निषेचन की क्रिया होगी वो किसमें होगी, द्वितीयक अंडक में होगी। किसमें होती है, द्वितीयक अंडक में। जब क्या होता है, ग्राफी पुटक बनता है। क्या बनता है, ग्राफी पुटक। तो इसमें जो अपना क्या है, द्वितीयक अंडक है, ये आपको जोना पेलुसिडा के अंदर रेड कलर की जो राउंड राउंड संरचना दिख रही है, ये क्या अपना द्वितीयक अंडक है। क्या है, द्वितीयक अंडक। अब इस द्वितीयक अंडक में क्या होता है, अर्धसूत्रीय द्वितीय या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या होता, शुरू हो जाता, जो जाकर के कहां रुक जाता, मध्यावस्था द्वितीय में। जैसे यहां पर अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ था, वो कहां रुका था, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। कहां रुका था, पूर्वावस्था प्रथम में। इसी प्रकार से ये जो अपना द्वितीयक अंडक है, कहां पर, ग्राफी पुटका में जो द्वितीयक अंडक है, इसमें क्या होता, अपना द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन क्या होता, शुरू हो जाता, और कहां जाकर के रुक जाता है, अपने मध्यावस्था द्वितीय में।
द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन का जो मध्यवस्था होगा वो द्वितीय ही होगा। तो यहां तक आपको क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो अर्धसूत्री जो अपना द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन है, ये कहां जाकर के पूर्ण होगा? ये पूर्ण होगा जब निषेचन की क्रिया होगी। क्या होगी? निषेचन क्रिया। जब निषेचन की क्रिया होगी तब वहां पर आपको ये बता देंगे कि निषेचन की क्रिया के टाइम पर जो अपना अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय का मध्यवस्था द्वितीय है वो कैसे पूर्ण होता। तो यहां तक आपको इतना समझना है कि द्वितीय कंडक का क्या होता, निर्माण कैसे होता। अब ये जो द्वितीय कंडक है, अब ये जो अपनी ग्राफी पुटका बनी है, ये क्या होती है? फटती है। क्या आती है? फटती है। अब ये जब ये फटेंगी द्वितीय कंडक, वो सॉरी ग्राफी पुटका, तो इसमें से क्या होगा? द्वितीय कंडक क्या होगा? मुक्त होगा। क्या होगा? मुक्त। और ये जो मुक्त हुआ अंडक है वो क्या होगा? डिंब वाहिनी से होता हुआ कहां पहुंचेगा? अपने तुम्बिका पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? तुम्बिका पर। जो फैलोपियन का अपना क्या था? फैलोपियन ट्यूब का क्या था? एक पार्ट था डिंब वाहिनी, जो पहला पार्ट था, वहां से होती है कहां पहुंचेगा? तुम्बिका पर। तुम्बिका एम्पुला, वहीं पर क्या होता है? निषेचन। जब निषेचन की क्रिया होगी तभी क्या होगा? ये जो अपना द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ है, ये क्या होगा? पूर्ण होगा। क्या होगा? पूर्ण। जैसे कि ये आपके डायग्राम के थ्रू समझा दें। यहां पर देखो, यहां पर क्या है? अपनी ये जो कोशिकाएं हैं, ये क्या है? अंडजननी कोशिकाएं हैं। क्या है? अंडजननी या oogonia। इनमें क्या होता है? सूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ? सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन। क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। अब एक हिसाब से समसूत्री विभाजन ही मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? समसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं हुआ, तो इसमें क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। मतलब मान लो ना तो ये सम ना अर्ध, इसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ विभाजन तो होगा, तब तो ये कोशिकाएं बनेंगे। लेकिन इसमें क्या था? अर्धसूत्री विभाजन क्या था? शुरू हो चुका था। क्या हो चुका था? अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो चुका था। और कहां जाकर के रुक गया था? प्राथमिक अंडक की पूर्वावस्था प्रथम में क्या था? रुक गया था। और ये कब मतलब कंप्लीट होता है? अब जब इसमें किसमें बच्चे का क्या हुआ? जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ। अभी तक इसमें क्या? अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ है। जब वो कहां पहुंच जाता? यौवनारंभ पर पहुंचता या प्यूबर्टी पर पहुंचता। कहां पहुंचता? प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी पर क्या होता है? एक एफएसएच हार्मोन रिलीज होता है। जो अपनी पीयूष ग्रंथि थी उनसे क्या होता है? एक एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एक हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है। उसकी उपस्थिति में क्या होता? जो अपना अर्धसूत्री विभाजन क्या था? रुका हुआ था, वो क्या होता? पूर्ण होता। और ये अर्धसूत्री विभाजन कहां पूर्ण होता? तृतीय पुटक के अंदर क्या होता? पूर्ण होता। दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, जैसे आपको दिख रही होंगी। एक छोटी कोशिका ये बनी है, एक बड़ी कोशिका ये बनी है। ये जो छोटी कोशिका है इसको बोला हमने क्या? प्रथम ध्रुवीय पिंड। और ये जो दूसरी जो बड़ी कोशिका बनी है इसको हमने क्या बोल दिया? द्वितीय कंडक। इसको क्या बोल दिया हमने? द्वितीय कंडक। प्राथमिक कंडक, ये अपना क्या था? द्वितीय कंडक। इतना आगे समझ में। अब ये जो अपना द्वितीय कंडक था, इसमें क्या होता? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय क्या होता? शुरू होता। कहां होता? ग्राफी पुटका में। कहां होता? ग्राफी पुटका में। और जाकर के कहां कंप्लीट होता है? ये जब किसका निर्माण होगा? वो सॉरी, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तब ये क्या होता? किसका? जो अपना द्वितीय कंडक का क्या है? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन रुका हुआ था, वो क्या होता? पूर्ण हो जाता। और वहां पर भी जाकर के दो कोशिकाएं बनती हैं। एक छोटी कोशिका बनती है, एक क्या होती है? बड़ी कोशिका। अब क्या है? यहाँ पर हम करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर क्या है? अपना अंडाणु, वो द्वितीय कंडक है। क्या है? द्वितीय कंडक। इसका क्या है? केंद्रक है। अब यहां से क्या आया? स्पर्म आया। क्या आया? स्पर्म इसके अंदर इंटर कर गया। क्या कर गया? इंटर कर गया। इसका क्या? निषेचन। जब इसका निषेचन होगा तो उसमें भी क्या होती है? दो कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? दो कोशिकाएं, एक छोटी और एक बड़ी। ये जो छोटी बनी है ये क्या होता है? द्वितीय ध्रुवीय पिंड होता। और ये जो बड़ी बनी है इसी को हम क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। अब यही अंडाणु किसका? भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का। यही अंडाणु कहां जाएगा? अपने गर्भाशय में जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा? इसका अंतरोपण या इम्प्लांटेशन होगा। वहां पर जाकर क्या होगा? ये उसमें चिपक जाएगा और इसका क्या? ग्रोथ वहां पर शुरू हो जाएगी। तो आपको कितना समझ में आ गया होगा कि अपना जो अंडजन की प्रक्रिया होती है वो कैसे शुरू होती है। अब इसमें क्या है? आपको नोट्स पूरे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बताने की बात एक और है। जैसे अपनी क्या थी? अंडजननी या oogonia बनी थी। वो क्या बनी थी? 20 लाख के आसपास बनी थी। लगभग मानते हैं कितनी? 20 लाख के आसपास बनी। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है या यौवनारंभ पर पहुंचता है तो जो अपनी क्या होती है? वो संख्या होती है, वो क्या होती है? 60 से 80 हजार के आसपास बचती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहां पर क्या है? अपनी क्या थी? अंडजननी। वो कितनी थी? 2 मिलियन के आसपास या 20 लाख के आसपास लगभग। अब जब वो यहां पर आती है प्राथमिक पुटक, तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो अपनी प्राथमिक पुटक जब कहां पर पहुंचती है? यौवनारंभ पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? यौवनारंभ पर। तो ये जो कोशिकाएं होती है प्राथमिक पुटक की, अब यहां पर क्या है? अंडजननी 20 लाख है तो प्राथमिक अंडक भी 20 लाख होंगे, तो प्राथमिक पुटक भी क्या होंगे? 20 लाख ही होंगे। लेकिन जो प्राथमिक पुटक है जब वो यौवनारंभ पर पहुंचते हैं, कहां पर पहुंचते हैं? प्यूबर्टी पर, तो इनकी संख्या क्या होती है? कम होने लगती है। मतलब ये क्या होती है? ये कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट होने लगती हैं। इन कोशिकाओं के नष्ट होने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम अट्रेसिया। क्या बोलते हैं? अट्रेसिया। और इनकी संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 60 से 80 हजार रह जाती है। कितनी रह जाती है? 60 से 80 हजार। यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी?
वैसे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ये नोट्स हैं, आपको कुछ नोट्स आपको पूरे पढ़ने हैं, अंडरलाइन करने हैं। अंड जनन की प्रक्रिया भ्रूण परिवर्धन के दौरान शुरू होती है, जिसमें कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंड जननी उगोनिया प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर निर्मित होती हैं। जैसा कि आपको बताया कि उगोनिया या अंड जननी का निर्माण किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर। वो कितनी होती हैं, लाखों में होती हैं, कितनी 20 लाख के आसपास, कितनी 20 लाख के। जन्म के पश्चात अंड जननी का निर्माण, उसकी संख्या में वृद्धि। हाँ, यहाँ पर एक बात बताने वाली और है, जो अपनी अंड जननी थी या उगोनिया था, इनका निर्माण एक बार हो जाएगा जन्म के पहले, इसके बाद क्या इनका ना तो निर्माण होता है ना इनकी क्या होगी वृद्धि, कुछ नहीं होगा। जितनी संख्या थी उतनी ही संख्या क्या होगी इनकी रुक जाएगी। 2 लाख थी और क्या थी, प्राइमरी फॉलिकल बनी, इसके बाद इनका क्या होता है, क्षरण या नष्ट होना शुरू हो जाता। और कितनी बचती है, 60 से 80 हजार बचती है। कितनी बचती है, 60 से 80 हजार। तो जो अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती होता है। सबसे पहले क्या बनेंगे, उगोनिया अंडाजननी, अंड जननी। उगोनिया का निर्माण अंडाशय में उपस्थित मौलिक जर्म कोशिकाओं या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, मौलिक जर्म कोशिकाएं होती है, ये क्या होती है, अपनी स्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती है, स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स के बारे में यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, अगर हो सकेगा तो स्टेम सेल्स के ऊपर क्या होगा, एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे, जो आपको अपने क्या एक्सपी क्लासेस चैनल पर मिल जाएगा। उपस्थित मौलिक जर्म कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्र विभाजन के द्वारा होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 2n होती है। आपको जो नीट की तैयारी करेंगे उनको खास करके ध्यान देना कि गुणसूत्रों की संख्या किसमें कितनी हो जाती है। उगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 2n। जो अपना प्राथमिक ओसाइड बना या प्राथमिक अंडक बना, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 2n। जो अपना प्राथमिक फॉलिकल्स बना था या प्राइमरी फॉलिकल्स बना था, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 2n थी। और इसके अलावा जो अपना द्वितीयक अंडक द्वितीयक पुटक बना था, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 2n थी। लेकिन जब हम किस में पहुंचते हैं, जो अपना क्या था, तृतीयक अंडक था, तृतीयक पुटक था, उसके अंदर जो प्राथमिक अंडक था, उसमें क्या होती, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती। मतलब वहां पर क्या होता, अर्धसूत्र विभाजन क्या होता, पूर्ण होता, जिससे क्या होती है, 2 कोशिकाएं बनती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो यहाँ पर देखते हैं प्राथमिक अंडक, इनका निर्माण उगोनिया में हुए समसूत्री विभाजन के कारण होता। यहाँ पर समसूत्र नहीं लिखाना है, यहाँ पर क्या लिखना है, सूत्री विभाजन। आपको इसको कट कर देना है, क्या कर देना, कट कर देना। सूत्री विभाजन के कारण होता है, जिनकी संख्या क्या होती है, 2 मिलियन के आसपास होती है। इनके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की एक परत बनती है, जिन्हें हमने क्या बोला था, प्राथमिक पुटक बोला था। क्या बोला था, प्राथमिक पुटक। तो प्राथमिक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता, शुरू हो जाता, जो कहां जाकर के रुकता है, पूर्वावस्था प्रथम में जाकर के क्या होता, अवरुद्ध हो जाता। यहां पर आपको समझ में आ गया। प्राथमिक अंडक के चारों तरफ क्या होती है, ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की परत होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक पुटक बोलते हैं। प्राथमिक प्रक्रिया एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, इन पुटकों की क्या होती है, भारी मात्रा में क्या होती है, क्षरण होती है या ये नष्ट होती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अट्रेसिया। और ये कब होती है, यौवनारंभ पर पहुंचने पर, प्यूबर्टी पर। प्यूबर्टी तक जाते जाते क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, अट्रेसिया की। ये जो प्रक्रिया का जो वर्णन किया गया वो कौन सी है, अट्रेसिया। इस प्रक्रिया के द्वारा ये जो होती है अपनी क्या होती है, प्राथमिक पुटक, ये क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और कितनी बचती हैं, 20 लाख से 60 से 80 हजार बचती हैं। इसलिए यौवनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल क्या होती है, 60 से 80 हजार क्या होती है, प्राथमिक पुटक ही क्या होती है, शेष बचती है। अब प्राथमिक पुटक के अंडक के चारों तरफ क्या होती है, एक से अधिक लेयर बन जाती है, जिससे हमने क्या बोला था, द्वितीयक पुटक। उसी के चारों तरफ क्या होती है, थीका लेयर या प्रावर की परत बनती है। फिर उसमें क्या होता है, और ज्यादा क्या होता है, विभाजन होगा। इसी प्रकार से क्या होती है, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो प्राथमिक पुटक होता है, जो अपना प्राथमिक पुटक है, उसमें जो प्राथमिक अंडक में क्या था, अर्धसूत्री विभाजन क्या था, अवरुद्ध था। वो कहां पूर्ण होगा, तृतीयक पुटक में, टर्सरी फॉलिकल में। ये आपको समझना है। उसके बाद जो द्वितीयक अंडक बनता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी या अगुणित होती है। गुणसूत्र संख्या क्या होती है, अगुणित होती है। तो आपको इतना क्या होगा, समझ में आया होगा। अंडजनन की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो अपने शुक्रजनन की प्रक्रिया थी, वो क्या थी, यौवनारंभ पर शुरू हो रही थी। लेकिन जो अंडजनन की प्रक्रिया थी, वो कहां शुरू हो रही थी, अपने गर्भाशय में ही, जन्म के पहले ही शुरू हो चुकी थी। और क्या थी, उसमें क्या थी, प्राथमिक पुटक की संख्या कितनी बनी थी, 20 लाख के आसपास। लेकिन जैसे ही हम यौवनारंभ पर पहुंचते जाते हैं, तो जो प्राथमिक पुटक की संख्या होती है, वो क्या होती है, नष्ट होने लगती है। कोशिकाएं कितनी बचती हैं, 60 से 80 हजार बचती हैं प्रत्येक अंडाशय में। ऐसा नहीं कि एक मिनट पूरे दोनों अंडाशय की टोटल कर दो आप, 60 से 80 हजार। प्रत्येक अंडाशय में बचती है कितनी, 60 से 80 हजार। हाँ, अब इसमें हम देखते हैं आज हमने सीखा क्या है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, तो आपको देखना है इसमें जो द्वितीयक अंडक है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, नीट के पार्ट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्राथमिक अंडक अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में अवरुद्ध होता है। जो अपना क्या हुआ था, प्राथमिक या प्राइमरी यूसाइट था, उसमें जो क्या था, म्यूसिस डिवीजन रुका हुआ था, वो किस अवस्था में रुकता है, म्यूसिस डिवीजन की, ये आपको बताना है। शुक्राणु किस भाग में सूत्र कणिका में उपस्थित होता, जो अपना क्या था, स्पर्म था।
क्या था, स्पर्म। स्पर्म का जो क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया थी, क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया। वो किस भाग में जाकर क्या होती है, पाई जाती है, किस भाग में पाई जाती है। और शुक्राणु का निर्माण किस हार्मोन की वजह से होता है, ये आपको बताना। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, वैसे नहीं होनी चाहिए। और अपने नोट्स क्या है, आपको इसमें कंप्लीट करने हैं, आपको नोट्स पूरे मिलते जाएंगे, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपको कॉन्सेप्ट पूरा डायग्राम के फ्लो, एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्या समझा दिया है। बाकी आपको ये जो थ्योरी है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। तो आप नोट्स बनाते जाइए और साथ में अपनी पढ़ाई का कंटिन्यू रखिए। आपको पढ़ाई करते रहनी है और क्या एक्सपी क्लासेस पर जुड़े रहिए। बाकी मैं तो कराने को हूँ। आपकी बायोलॉजी कंप्लीट। थैंक यू।